प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में आपको बताया गया कि किस तरह से मेंडल साहब ने एकल संकर क्रॉस के माध्यम से अपने ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन किया, अपने निरीक्षण को अभिव्यक्त किया। उनका जो ऑब्जर्वेशन था, जो कैलकुलेशन था, उसके अनुसार फेनोटाइपिक रेशियो 3:2 यह रिजल्ट जो आया वो F2 जनरेशन का आया। पहले जनक उन्होंने लिया, जनक को सम युग्मजी होमोजाइगस कंडीशन में लिया। जनक से जो F1 रिजल्ट मिला, F1 जनरेशन का जो F1 पीढ़ी का जो रिजल्ट मिला, उसमें वह जो रिजल्ट था वो सब के सब हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिले, लेकिन सभी एक समान ही थे। जो मिला वो एक जैसा ही था, अर्थात हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी कंडीशन में प्राप्त हुई। जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी को पुनः उन्होंने युग्मक के रूप में लिया, और जब युग्मक के रूप में उन्होंने लिया और उससे जो एकल संकर क्रॉस करवाया गया, पुनः उनको दो तरह के अलग अलग, एक टाल और एक ड्वार्फ, अर्थात उन्होंने जो टाल और ड्वार्फ जनक में लिया था, अलग अलग क्रॉस करवाया। जो F1 जनरेशन आया जनक के बाद, उसमें सारे टाल हो गए, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं जो ड्वार्फ का लक्षण था वह छिपा था। इसलिए इसको जानने के लिए उन्होंने F1 का जब क्रॉस करवाया, F1 के गैमीटों को लिया और क्रॉस करवाया, तो F2 जनरेशन में एक टाल और एक ड्वार्फ कंडीशन आई। टाल में दो तरह के, एक पेवर टाल और एक मिक्स टाल आए। तो जब टाल आया तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन किया कि जैसे इसका जो प्रयोग था कि जो ड्वार्फ लक्षण थे ये F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, रिसेसिव हो गए, और जो कैपिटल T था वह प्रभावी हुआ, इसलिए टाल लक्षण डोमिनेंट और प्रभावी कहलाए। इसी ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर टेस्ट क्रॉस के माध्यम से जो परीक्षण करा था उन्होंने, उस परीक्षण के आधार पर आनुवंशिकता व वंशागत के नियमों का प्रतिपादन किया। इसी प्रयोग के आधार पर जो कल आपको विस्तृत बताया गया था, जनक, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, उसके बाद जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो, उसके आधार पर उनका जो लॉ आया, उन्होंने इस तरह से प्रिंसिपल आर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वंशागत के सिद्धांत नियमों का प्रतिपादन किया। तो प्रमुख रूप से वंशागत के दो नियमों का यहाँ पर उल्लेख है। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हालांकि बाद में और कई नियमों का मेंडल ने जो है उसको और कई नियमों के बारे में मेंडल ने बताया, लेकिन प्रमुखता से उन्होंने दो नियम बताए। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, सबसे पहले उन्होंने प्रभाविता के नियम का एक्सप्लेनेशन दिया। उसमें उन्होंने 3 बिंदु पर विशेष बल दिया प्रभाविता के नियम में। पहला, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होते हैं। कारक जैसे टी है, कैपिटल T स्मॉल t, तो जो T है यह एक विविक्त या डिस्क्रीट यूनिट है, विविक्त इकाई या डिस्क्रीट यूनिट है। लक्षणों का निर्धारण जैसे कैपिटल T को टाल कहते हैं, TALL टाल, अर्थात लंबा पौधा। अगर कैपिटल T रिप्रेजेंट, तो उन्होंने लक्षणों का, अब ये लक्षण है, लंबा क्या है, किसी व्यक्ति का लंबा होना एक लक्षण है, विशेष लक्षण। इस लक्षण को कैपिटल T के द्वारा, अर्थात लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होते हैं, पहला बिंदु उन्होंने दिया। दूसरा बिंदु, कारक जोड़े में होते हैं, जैसे कैपिटल T एक साथ चलता है, स्मॉल t एक साथ चलेगा, या कैपिटल T स्मॉल t एक साथ हमेशा जाइगस कंडीशन में रहेंगे, जाइगोटिक डिप्लॉयड फॉर्म में जो कारक हैं हमेशा जोड़े में चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या बताया, फैक्टर अकर इन पेयर्स, कारक हमेशा जोड़े में रहते हैं।
तीसरा उन्होंने बताया इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड अदर इज रिसेसिव। किसी भी डिसिमिलर पेयर में हैं फैक्टर यार अलग अलग असमान रूप से, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी पाया जाता है, डिसिमिलर हैं, समान नहीं है, कैपिटल टी नहीं है, डिसिमिलर हैं, तो उनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। जैसे यदि हम इसको कहें कि यदि कारक जोड़े में दो सदस्य असमान हो, कारक जोड़े में दो सदस्य असमान हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो या कैपिटल आर स्मॉल आर हो, असमान हो, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। उन्होंने बताया कि एक प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति करेगा। ये तीसरा बिंदु उन्होंने बताया। इन्हीं तीनों बिंदुओं के आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अब आगे चल करके आपको एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंसी में डबल हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी जो बहुत पूछा जाता है उसके विषय में आपको विशेष से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि यह भी आपको प्रभाविता के नियम की तीनों बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो लॉ इन्होंने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने बताया उसी ऑब्जर्वेशन पर, ये तो प्रभाविता के विषय में हो गया और वो जोड़े कैसे चलते हैं उसके विषय में, प्रभाविता के बारे में, डोमिनेंसी प्रभाविता के नियम। अब विसंयोजन का नियम जो कहता है उनका जो ऑब्जर्वेशन दूसरा था कि जो जनक होमोजाइगस कंडीशन में क्रॉस कराए गए थे वो F1 जनरेशन में सम्मिलित तो हुए, लेकिन पूरी तरह उनका मिश्रण एक दूसरे में वो घुल मिल नहीं सके। पूरी तरह घुल मिल नहीं सकने का कारण यह हुआ कि जब F1 जनरेशन का पुनः क्रॉस कराया गया, एकल संकर क्रॉस, तो F2 जनरेशन में जो संतति मिले हमको, उन संततियों में टाल प्लांट भी मिले और डार्क प्लांट भी मिले, अर्थात उनका फिल्ट्रेशन हुआ, वो विसंयोजित होकर के F2 जनरेशन में हमको पुनः प्राप्त हुए। यदि वे एक दूसरे में इस तरह हाइब्रिड होकर के मिल जाते कि उनका दूसरे में आना न होता, तब यह माना जाता कि वो मिल गए हैं। लेकिन जनक में अलग अलग थे, F1 में मिले, F2 में फिर अलग हो गए, F3 में फिर मिलेंगे, F4 में फिर अलग होंगे। इन परिस्थितियों के कारण उन्होंने बताया कि इनके पूरी तरह घुल मिल नहीं सकने के कारण ऐसा होता है। इसी को लॉ ऑफ विसंयोजन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।